जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन और एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमारा जय जवान प्रैक्टिस बैच चल रहा है तो उसकी जीके की क्लास लेने वाले हैं। जी हाँ, ये हमारी पहली क्लास होगी जीके की। तो यहाँ पर जो बच्चे अभी तक जय जवान प्रैक्टिस बैच को नहीं लिया है तो ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी परीक्षा स्पेशल क्लासें होंगी, याद रखिएगा। यहाँ पर आपकी जो भी टॉपिक आपके पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस बैच को लेने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, याद रखिएगा। तो जय जवान प्रैक्टिस बैच में आपको देख लीजिए यहाँ पर क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर रीजनिंग का आपको प्रतिदिन टेस्ट मिलेगा, मैथ का टेस्ट मिलेगा, जीके और हिंदी का टेस्ट मिलेगा आपको। प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे और फुल मॉडल पेपर भी, याद रखिएगा, फुल मॉडल पेपर। और रेगुलर आपकी क्लासें यहाँ पर होने वाली हैं और सेक्शनल जो है पीडीएफ आपको मिलने वाली, याद रखिएगा। और ये जो बैच है ये मात्र आपका 51 रुपये में, याद रखिएगा, क्योंकि आपने 51 रुपये में काफ़ी सारे बैच लिए होंगे। 51 रुपये में आपने खाली प्रैक्टिस सेट ही लिए होंगे, याद रखिएगा। आपको प्रैक्टिस सेट लिए होंगे तो यहाँ पर आपके जब तक पेपर नहीं होती तब तक आपके प्रैक्टिस सेट भी होंगे। और प्रैक्टिस सेट आपके कब होंगे तो आपकी हफ्ते में 5 दिन क्लासें होंगी, 2 दिन आपके प्रैक्टिस सेट होंगे। यानी फुल मॉक टेस्ट आपका होगा आईटीबीपी ट्रेडमैन का। तो आपका सैटरडे और संडे को आपको यहाँ पर होती है जो फुल मॉक टेस्ट है उसकी क्लास होती है। और बाकी जो आपके 5 दिन है तो ये आपकी जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इनकी आपकी टेस्ट चलता रहता है। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं, याद रखिएगा, तो व्हाट्सएप नंबर पर इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं आज का सेशन है जो जीके का उसको। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, हम लोग आज जियोग्राफी का एक जो आपका टॉपिक है उसको कवर करेंगे, भारत का परिचय। जी हाँ, यहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं सभी वनडे एग्जाम में। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछ लेगा कि भारत जो है ये स्थित है, तो भारत कहाँ पर स्थित है। अगर आप इसको विश्व के ग्लोब में देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं भारत की आकृति की, तो भारत की आकृति आपकी होगी चतुष्कोणीय, याद रखिएगा, चतुष्कोणीय इसकी आकृति होगी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल की, तो आपका ये कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, तो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल पूरे विश्व का, यानी संपूर्ण विश्व का कितने परसेंट है, तो 2.42% पूरे विश्व का है, याद रखिएगा। क्योंकि अभी इसी से रिलेटेड हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। जी हाँ, इसी क्लास में आपको टेस्ट भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो आपके पॉइंट दिए गए हैं इनको आप रिपीट करते हुए चलिएगा। बाकी आपको पीडीएफ तो मिल जाएगी, जिन बच्चों ने इस बैच को लिया हुआ है तो आप वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। तो यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि राजधानी जो भारत की ये नई दिल्ली कब बनी, तो 1912 में बनी थी, याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। जी हाँ, लॉर्ड हार्डिंग के समय में ये बनाई गई थी 1912 में। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जो है भाषा कौन सी बोली जाती है। तो आपको बताना है कि सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है। तो भारत में जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है हिंदी बोली जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भारत की, तो सबसे बड़ी जनजाति जो है गौंड जनजाति है, याद रखिएगा। ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि गौंड जनजाति जो है कहाँ पर पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में भी इसे जाना जाता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा 7वां स्थान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग बात कर लेते हैं तो 7वें स्थान पर हमारा भारत है। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो यहाँ पर ये दूसरा जो दिया गया है ये आपका पहले था, लेकिन अब जो आपका है अब आपका पहले नंबर पर हो गया। याद रखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो भारत है अब पहले नंबर पर है। पहले आपका दूसरे नंबर पर था, तब चीन था आपका पहले नंबर पर, लेकिन अब की स्थिति अगर हम लोग बात करते हैं तो अब आपका पहले नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने परसेंट निवास करता है, तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है पूरे विश्व की। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछता है कि अक्षांशीय विस्तार क्या है। जी हाँ, तो अक्षांशीय विस्तार आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर गौर करके इसको पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं पीडीएफ आपको जब दूंगा तो आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं।
8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आप कैसे पढ़ेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आपकी जो है अक्षांशीय विस्तार है भारत का। अगर हम लोग बात कर लेते हैं देशांतरी विस्तार की, तो ये आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देशांतरी विस्तार ये हो गया आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं भारत की आपकी उत्तर से दक्षिण तक की, जी हाँ आपने देखा होगा कि भारत की जो ये लंबाई आपसे पूछ लेता है, जो उत्तर से यानी ऊपर से लेकर नीचे तक की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका 3214 किलोमीटर है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर। जी हाँ, ये वही पॉइंट हैं जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने फालतू चीज़ें ना लेके उन्हीं पॉइंटों पर फोकस किया है जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप बात कर लेते हैं हम लोग कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। जी हाँ, भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो वलांगू हो जाएगा। याद रखिए, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पूर्वी राज्य की अगर बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो भी आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं सबसे पश्चिमी बिंदु की, जी हाँ, तो सबसे पश्चिमी बिंदु आपका हो जाएगा सर क्रीक। जी हाँ, सर क्रीक जो है ये गुजरात में स्थित है। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे उत्तरी बिंदु जो है, जी हाँ, सबसे उत्तरी बिंदु आपकी इंदिरा कॉल है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु की, तो ये आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट या आपका पिग्मेलियन पॉइंट है, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। याद रखिएगा, निकोबार द्वीप समूह में आपका स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। जी हाँ, दक्षिणी बिंदु जो है ये 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो प्रायद्वीप भारत जो है का दक्षिणी नोक जो कौन सा है, तो दक्षिणी नोक जो है प्रायद्वीप भारत की यानी मुख्य भूमि को है, तो ये आपका केप केमोरिन हो जाएगा। याद रखिएगा, केप कोमोरिन जो हो जाएगा कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो आपसे पूछेगा मुख्य भूमि का जो दक्षिणी पार्ट है यानी दक्षिणी नोक कौन सी है, तो केप कोमोरिन हो जाएगा, कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला पॉइंट है उसकी ओर। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसकी क्लासें तो हैं फ्री में आपको मिलती रहेंगी। बाकी पीडीएफ जो उन बच्चों को मिलेगी जिन्होंने इस बैच को लिया हुआ है, यानी जय जवान प्रैक्टिस बैच जिन्होंने परचेस किया है, उनको पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ से क्या फ़ायदा है उनको, कि पीडीएफ उनको सुबह दे दी जाती है और आप रिवीजन भी उससे कर सकते हैं। जब क्लास आपकी होगी तो एक बार आपका रिकॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी तैयारी जो है एक ज़बरदस्त तैयारी होने वाली है, क्योंकि प्रैक्टिस की तैयारी आपकी यहाँ पर हम कराएंगे। याद रखिए, प्रैक्टिस आपकी एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगी, तो आप कई बच्चों से आगे निकल जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला पॉइंट है उसकी ओर। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, द्वीपों की कुल संख्या की हम लोग बात करते हैं 247 द्वीप हैं, जिसमें से 204 जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा 43 जो हैं अरब सागर में स्थित हैं। तो द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 247। 204 जो है किस में है, बंगाल की खाड़ी में, और 43 आपके अरब सागर में। चलिए आगे देख लेते हैं। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है। जी हाँ, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगी आपकी 36। जी हाँ, लक्षद्वीप में जो द्वीपों की संख्या है 36 हो जाएगी। स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। जी हाँ, स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो याद रखिए 15,200 किलोमीटर जो है स्थल सीमा की लंबाई है। वहीं तटीय सीमा की यानी तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, तो 7516.5 किलोमीटर हो जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। बेसिक प्रश्न यहाँ से आपके बनते हैं, 1 से 2 प्रश्न जो वनडे एग्जाम है उनमें पूछे ही जाते हैं। तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय मानक समय, जी हाँ, कई बार आपसे पूछा गया जो भारतीय मानक समय आपका कितना है, तो 82 डिग्री है। याद रखिए 82.5 डिग्री जिसको कहा जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो भारतीय मानक समय रेखा है। ये कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के
पास जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से गुजरती है। जी हाँ, भारतीय मानक समय रेखा जो है इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से गुजरती है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ लेगा ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच में अंतर कितना है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा ये पॉइंट कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 5.5 घंटे आगे है, याद रखिएगा 5.5 घंटे आगे है। भारतीय जो मानक समय है ग्रीनविच समय के बीच में जो अंतर है 5.5 घंटे का है, ये भी आगे का। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे के जो पॉइंट हैं आपके क्या हैं, राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपका पहले का डाटा दिया गया 9, तब आपके गलत है ये, क्योंकि 28 राज्य हैं इस समय वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कितने राज्यों की सीमा को छूता है, तो 8 राज्यों की सीमा को ये टच करता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं समुद्र तट से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। जो समुद्र तट से लगे हुए हैं तो 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो आपके हो जाएंगे 10। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राज्यों कितने सीमा से राज्यों से लगती है, तो 8 राज्यों से, याद रखिएगा। अगर बात कर लेते हैं जो आपके समुद्र तटीय वाले राज्य हैं वो 9 हैं और हिमालय वाले 10 हो गए, तो इनको आप याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा आपकी हो जाएगी 12 समुद्री मील। याद रखिए 12 समुद्री मील जो है भारत की प्रादेशिक सीमा जो आपकी है समुद्री मील की, ये 12 समुद्री मील है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं एक समुद्री मील जो है कितने के बराबर होता है, तो 1852 किलोमीटर के बराबर होता है एक समुद्री मील। अगर हम लोग बात कर लेते हैं भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो भारत के मध्य से गुजरती है ये आपकी हो जाएगी कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। यहाँ पर आपसे राज्य पूछ लेता है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछेगा किस राज्य से होकर गुजरती है, आपसे पूछेगा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, और आपसे पूछ भी सकता है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको ये राज्य याद रखने हैं। तो किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा आपकी गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले आपका गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ से आपके कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं प्रश्न, तो आपको ये याद रखना है। तो आप लोग PDF को देख लीजिएगा और 2-3 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की। तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा गोवा। अगर बात कर लेते हैं न्यूनतम नगरीकृत राज्य, ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगर हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक वनाच्छित राज्य कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा वन है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। न्यूनतम वनाच्छित राज्य कौन सा है, तो जहाँ पर सबसे कम वन है, तो ये हो जाएगा हरियाणा। अगर हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो मासिन राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा आपकी होती है। न्यूनतम वर्षा आपकी कहाँ पर होती है, तो लेह जम्मू कश्मीर में आपकी न्यूनतम वर्षा होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे हमारा अगला पॉइंट क्या है कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत है जो कि आपका राजस्थान में है। सबसे नवीन पर्वत कौन सा है, तो ये हो जाएगा हिमालय जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है, तो याद रखिए अभी मैंने आपको बताया था ऊपर अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, इसका पुराना नाम क्या था, तो इसको नेफा के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब इससे जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। जी हाँ, जो इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। तो अभी आपने ये पॉइंट देखे, जी हाँ, ये जो पॉइंट थे महत्वपूर्ण आपने इनको देखा, अब इससे जुड़े हुए प्रश्नों को आप करिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा राज्य है, यानी विश्व का किस नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा कौन से नंबर का राज्य है, तो 7वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए आगे देख लेते हैं।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अभी आपने ऊपर पॉइंट को पढ़ा है, अब आप इसको बनाइएगा। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राजस्थान। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य तट से साझा नहीं करता है? जी हाँ, भूटान जो है ये किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता है? तो याद रखिएगा ये मेघालय से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, बाकी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? जी हाँ, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिए रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय रेखा किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, 82.5 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? जी हाँ, तो समुद्र तट से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी थी? तो आपकी थी 9। याद रखिएगा कितनी थी? 9 थी। तो उनमें से पूछ रहा है कि किस राज्य की तटरेखा जो है समुद्र की सबसे लंबी है। तो आपको बताना है किस राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। तो ये आपकी हो जाएगी गुजरात की, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको ये टेस्ट देने में अब थोड़ा सा आपको आनंद आ रहा होगा, क्योंकि अभी आपने इससे जुड़े हुए पॉइंटों को पढ़ा है। याद रखिएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग जो बच्चे बैच को लिए हुए हैं, इसी प्रकार से हम लोग तैयारी करने वाले हैं। उनसे जुड़े हुए सबसे पहले हम लोग पॉइंट को कवर करेंगे, उसके बाद में उससे जुड़े हुए प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से समूह तटरेखा संलग्न है? यानी इस प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न बनेगा, कितने राज्यों से जो समूह है तटरेखा संलग्न है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि कितने राज्यों की सीमा जो है तटरेखा से लगती है, यानी समुद्री तटरेखा से लगती है। तो कितने थे? 9। याद रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर उसने थोड़ा सा देख लीजिए लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया, तटरेखा संलग्न है, यानी तटरेखा से लगे हुए राज्य कितने हैं? तो 9 हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की मुख्य भूमि जो है दक्षिणी सीमा क्या है? जी हाँ, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा 8.5 डिग्री, यानी 8 डिग्री 4 मिनट। याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है ये आपका दक्षिणी सीमा है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने % है? तो याद रखिए कितने % है आपको बताना है। जी हाँ, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने % है? तो ये आपका हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? जी हाँ, आपने अभी ऊपर पढ़ा हुआ है। तो कौन सी रेखा थी जो मध्य से? तो ये थी कर्क रेखा। जी हाँ, कर्क रेखा। और कितने राज्यों से होकर गुजर रही थी? तो आपकी कितने राज्यों के से होकर गुजर रही थी? तो आपको ये कमेंट में लिखकर बताना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न भी आपका आ गया है। जी हाँ, यहाँ पर आपका प्रश्न भी पूछ लिया गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर याद रखिएगा ये 8 राज्यों से होकर आपकी गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देख लीजिए यहाँ पर आपके इस तरीके से आपके परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर किन किन राज्यों से होकर गुजर रही थी? तो आपका गुजरात था, राजस्थान था और पश्चिम बंगाल भी था, लेकिन उड़ीसा नहीं था। याद रखिए उड़ीसा यहाँ पर नहीं था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उड़ीसा जो नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक क्या है? जी हाँ, अभी आपने ऊपर अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो कौन था, केप केमोरिन जो था ये दक्षिणी नोक थी आपकी भारत के मुख्य भूमि की। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? जी हाँ, सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है आपका? तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट जो हो जाएगा भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी
भाग हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है किनके बीच में स्थित है? जी हाँ, ऐसे भी प्रश्न आपके स्टैटिक के बन सकते हैं। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये किनके बीच में स्थित है? तो याद रखिएगा, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपका स्थित है। कई बार आपकी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको बताना है कि दक्कन पास जो है किसके बीच में स्थित है? जी हाँ, डंकन पास जो है, दक्कन पास, ये किसके बीच में स्थित है? तो याद रखिएगा, दक्षिणी अंडमान और छोटा निकोबार के बीच में स्थित है। जो आपका डंकन पास है ये आपका दक्षिणी अंडमान एवं छोटा निकोबार के बीच में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? यानी भारत के पड़ोसी देशों से कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी भारत के साथ में सीमा नहीं लगती है? तो याद रखिए, किसकी सीमा नहीं लगती है? तो ये श्रीलंका की आपकी सीमा नहीं लगती। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इस श्रीलंका की नहीं लगती है। बाकी आपकी बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान इनकी लगती है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? जी हाँ, भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है किसके साथ में है? तो याद रखिएगा, ये किसके साथ में है? तो आपकी ये है बांग्लादेश के साथ में। भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है ये बांग्लादेश के साथ में लगती है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? जी हाँ, पश्चिमी तट का भाग नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लेता है और आप थोड़ा सा अटक जाते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार के प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जहाँ पर आप लोग फंसते हैं। तो याद रखिएगा, पश्चिमी तट जो है का भाग कौन नहीं? कोरोमंडल तट जो है ये पश्चिमी तट के भाग का नहीं है। बाकी जो आपका काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट जो है ये पश्चिमी तट का भाग है आपका, और कोरोमंडल जो है ये नहीं है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपसे पूछा कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी आपने पढ़ा था कि ऊपर कि लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा, ये थी आपकी 36। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो बच्चे लेना चाहते हैं इस बैच को, जी हाँ, तो उनको फ़ायदा क्या होगा कि ऐसे हम लोग PDF भी उनको दे देते हैं, तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। PDF में आपके आंसर भी होते हैं, प्रश्न भी होते हैं, और ये जो पॉइंट हैं डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।